Hello everyone, welcome to my channel NCERT अध्याय। I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ रहे थे, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले के और हम लोग ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं। अब हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स को कवर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप लोग अपने ईयरफोन्स हेडफोन्स जो भी हैं लगा लीजिए और एकदम कॉन्सेंट्रेट होके मेरी जितनी भी बातें हैं सुनिए और सामने एनसीईआरटी खोल के रखिए। Ecological pyramid. You must be familiar with the shape of a pyramid. The base of a pyramid is broad and it narrows down at the apex. One gets a similar shape whether you express the food or energy relationship between organisms at different levels. Thus, relationship is expressed in terms of number, biomass, or energy. The base of each pyramid represents the producer or the first trophic level, while the apex represents tertiary or top level consumer. The three ecological pyramids that are usually studied are first pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. अब यहाँ पे 14.4 ABC ये तीन है। इन सब तीनों को हम लोग को इन तीनों पिरामिड्स को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये तीनों पिरामिड्स इंपॉर्टेंट है, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर। कहाँ पे? इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या है, ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे नीचे क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है जो कि कितने हैं, जिनके नंबर ज़्यादा है, नंबर्स देखने हैं ना, इनके नंबर ज़्यादा है, फिर उससे कम है प्राइमरी कंज्यूमर के, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के, फिर टर्शरी कंज्यूमर के। तो ये क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर दिया गया है, कहाँ का, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हाई ट्रॉफिक लेवल। तो बायोमास हायर ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इन्होंने कौन सा वेट कंसिडर किया है, ड्राई वेट कंसिडर किया है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स। फिर यहाँ पे क्या है कि 14.4C में दिया गया है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। तो नीचे क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, ऊपर क्या है, जूप्लैंक्टन। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये जो ग्राफ्स हैं जितने भी हैं ये हम लोग को पढ़ना है। और इसके बाद फिगर 14.4 पे डी ग्राफ दी। An ideal pyramid of energy. Observe that primary producer convert only 1% of the energy in the sunlight available to them into NPP. तो कितनी एनर्जी कन्वर्ट करता है, 1% एनर्जी को कन्वर्ट करता है NPP में, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो है एनर्जी का ग्राफ, ये भी आप लोगों को देखने होगा ग्राफ, पिरामिड। Any calculation of energy content, biomass or number has to include all organism at that trophic level. No generalization we make will be true if we take only a few individual at any trophic level into account. Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. One must remember that the trophic level represents a functional level, not a species as such. A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. For example, a sparrow in a primary consumer when it eats seeds, fruits, peas, and a secondary consumer when it eats insects and worms. ठीक है, can you work out how many trophic level human beings function at in a food chain? In most ecosystem, all the pyramid of number, energy and biomass are upright. तो जितने भी पिरामिड्स होते हैं नंबर के, एनर्जी के, बायोमास के, ये कैसे होते हैं, अपराइट पिरामिड होते हैं। दैट इज प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores. Also, energy at a lower trophic level is always more than a higher level. There are exceptions in this generalization. If you were to count the number of insects feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? Now add an estimate of the number of small birds depending on the insect.
as also the number of larger birds eating the smaller, raw the shape you would get. The pyramid of biomass in sea is also generally inverted. तो biomass का pyramid जो होता है sea में कैसा होता है, inverted होता है, because the biomass of fishes, the biomass of fishes far exceeds that of phytoplankton. Isn't that a paradox? How would you explain this? Pyramid of energy is always upright, can never be inverted. तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा pyramid always upright होता है, तो energy का pyramid. Because when energy flows from a particular trophic level to next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Each bar in the energy pyramid indicate the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area. पर यूनिट एरिया में कितना है. However, there are certain limitations of ecological pyramid, such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic levels. It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramid, even though they play a vital role in the ecosystem. Next, ecological succession. You have learnt in chapter 13 the characteristic of population and community, and also their response to environment, and how such responses vary from an individual response. Let us examine another aspect of community response to environment over time. An important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response to the changing environmental condition. This change is orderly and sequential, parallel with the changes in the physical environment. These changes lead finally to a community, and that is in near equilibrium with the environment, and that is called a climax community. ठीक है, जब वो एकदम स्टार्ट एंड एंड पे आने वाली होती है. The gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession. During succession, some species colonize an area and their population become more numerous, whereas population of other species decline and even disappear. The entire sequence of communities that successively change in a given area are called seri. सेयर कहते हैं, सेयर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है. फिर the individual transitional communities are termed serial stages or serial communities. In the successive serial stages, there is a change in the diversity of species of organisms, increase in the number of species and organism, as well as increase in the total biomass. तो सीरियल कम्युनिटी या सीरियल स्टेज कौन सी होती है, जो बीच की स्टेज होती है, सक्सेसिवली चेंजिंग स्टेज होती है एक एरिया में. The present day communities in the world have come to be because of succession that has occurred over millions of years since life started on earth. Actually, succession and evolution would have been parallel process at that time. Succession is hence a process that starts when no living organism are there. ठीक है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था. These could be areas where no living organisms ever existed, say bare rocks, or in areas that somehow lost all the living organisms that existed there. जो पहले थे वो वहाँ पे lost हो गए, या तो वहाँ पे कभी थे ही नहीं, all living organisms. The former is called primary succession. पहले वाला क्या है, जो कभी थे ही नहीं, primary succession, while the latter is termed as secondary succession. और बाद वाले को क्या कहते हैं, secondary. Examples of areas where primary succession occurs are newly cooled lava, bare rock, newly created pond or reservoir. The establishment of a new biotic community is generally slow. Before a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil. Depending mostly on the climate, it takes natural process several hundreds of several thousands years to produce fertile soil on bare rock. Secondary succession begins in areas where natural biotic communities have been destroyed, such as in abundant farmlands, burnt or cut forest land that have been flooded, since some soil or sediment is present. Succession is faster than primary succession.
सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर होता है प्राइमरी सक्सेशन से। क्यों? प्राइमरी सक्सेशन में कभी भी वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और सेकेंडरी सक्सेशन में पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, किसी भी कंडीशंस की वजह से वो लाइफ वहाँ से एक्सटेंड हो गई, ख़त्म हो गई, लाइफ वहाँ नहीं रही, और फिर से दोबारा लाइफ वहाँ पे स्टार्ट हो रही है। इसीलिए description of ecological succession usually focuses on changes in vegetation. However, these vegetational changes in turn affect food and shelter for various types of animals. Thus, as succession proceeds, the numbers and types of animals and decomposers also change. At any time during primary or secondary succession, natural or human induced disturbances, fire, deforestation, etc., can convert a particular serial stage of succession to an earlier stage. Also, such disturbances create new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species. Nature of the habitat, whether it is water or very wet area or it is on very dry areas. Succession of plant is called hydrarch or xerarch. Respectively, hydrarch succession take place in wetter areas and the successional areas progress from hydric to mesic condition. As against this, xerarch succession take place in dry areas and the series progress from xeric to mesic. Hence, both hydrarch and xerarch succession lead to medium water condition, mesic, neither too dry, xeric, nor too wet, hydric. The species that invade a bare area are called pioneer species. In primary succession on rocks, these are usually lichens which are able to secrete acid to dissolve rock, helping in weathering and soil formation. These later pave way to some very small plants like bryophytes, which are able to take hold in the small amount of soil. They are with time succeeded by bigger plant, and after several more stages ultimately stable climax forest community is formed. The climax community remains stable as long as the environment remain unchanged. With the time, xerophytic habitat gets converted into mesophytic one. In primary succession in water, the pioneer are the small phytoplankton. They are replaced with time by rooted submerged plant, rooted floating angiosperms followed by free floating plant, then reed swamp stage, marsh meadow, scrub and the finally the trees. ये जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग अच्छे से मार्क कर लें और अच्छे से याद कर लें. The climax again would be a forest. With time, the water body is converted into land. In secondary succession, the species that invade depend on the condition of the soil, availability of water, the environment, as also the seed or other propagules present. Since soil is already there, the rate of succession is much faster and hence climax is also reached more quickly. What is important to understand is that succession, particularly primary succession, is very slow process, taking maybe thousands of years for the climax to be reached. Another important fact is to understand that all succession, whether taking place in water or on land, proceeds to a similar climax community, the mesic. तो कुछ भी हो ये कहाँ पे एंड करेगा? म्यूजिक पे. तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है 14.5 ये देखना है हमें. ये प्राइमरी सक्सेशन का है. पहली बात तो ये देखना है हमें किसका है? प्राइमरी सक्सेशन का. पहला दिया है फाइटोप्लैंक्टन, फिर सबमर्ज्ड प्लांट, फिर सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट, देन रीड स्वैम्प स्टेज, मार्श मेडो स्टेज, स्क्रब स्टेज एंड फॉरेस्ट. तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं और ये डायग्राम के साथ याद होना चाहिए. ओके. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. We have studied in class 11 that organisms need a constant supply of nutrients to grow, reproduce, and regulate various body function. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as the standing state. और इससे पहले हम लोग ने स्टैंडिंग क्रॉप पढ़ा था. तो स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप ये क्या है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. It varies in different kinds of ecosystem and also on a seasonal basis. What is important is to appreciate that nutrient which are never lost
from the ecosystem are recycled time and again indefinitely. The movement of nutrient element through the various component of an ecosystem is called nutrient cycling. तो इसकी definition याद रखना. Another name of nutrient cycling is biogeochemical cycle. तो ये जो दो नाम से क्वेश्चन आते हैं, ज़रूरी है, नीट में जो है फंसाते बहुत हैं. बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब रॉक, एयर, वाटर. न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर ऑफ टू टाइप. दो टाइप की होती हैं, गैशियस एंड सेडिमेंट्री. तो साइकिल्स कितनी टाइप की होती हैं? दो टाइप की. द रिजर्वॉयर फॉर गैशियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, क्या है रिजर्वॉयर? नाइट्रोजन या कार्बन साइकिल एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर. एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल में किस सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल. द रिजर्वॉयर इज लोकेटेड इन अर्थ क्रस्ट. तो इसमें रिजर्वॉयर कहाँ होता है? एटमोस्फेयर में होता है. और सेकेंडरी में कहाँ होता है? अर्थ क्रस्ट में. इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि सॉइल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर एक्सेट्रा रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमोस्फेयर. द फंक्शन ऑफ द रिजर्वॉयर इज to meet with the deficit which occurs due to imbalance in the rate of influx and efflux. You have made a detailed study of nitrogen cycle in class 11. Here we discuss carbon and phosphorus cycle. तो यहाँ पे कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल है. तो पहला कार्बन साइकिल. When you study the composition of living organism, carbon constitute 49% of dry weight of organism and is next only to water. If we look at the total quantity of global carbon, we find that 71% carbon is found dissolved in oceans. This ocean reservoir regulates the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Do you know that the atmosphere only contains about 1% of total global carbon? Strange. Fossil fuel also present a reservoir of carbon. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल क्या है? कार्बन का एक तरह से रिजर्वॉयर भी है. Carbon cycling occurs through atmosphere, ocean, and through living and dead organism. According to one estimate, 4 into 10 raised to the power 13 kg of carbon is fixed in the biosphere through photosynthesis annually. A considerable amount of carbon returns to the atmosphere as CO2 through respiratory activities of the producers and consumer. Decomposers also contribute substantially to CO2 pool by their processing of waste material and dead organic matter of plant or ocean. Some amount of fixed carbon is lost to sediment and removed from circulation. Burning of wood, forest fire, and combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional sources for releasing CO2 in the atmosphere. Human activities have significantly influenced the carbon cycle. Rapid deforestation and massive burning of fossil fuel for energy and transport have significantly increased the rate of release of CO2, that is carbon dioxide, into the atmosphere. Now phosphorus cycle. Phosphorus cycle में क्या आता है? Phosphorus is a major constituent of biological membrane. ठीक है, फॉस्फोरस जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस होता है. ठीक है, सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम. Many plants also need large quantity of this element to make shells, bones, and teeth. The natural reservoir of phosphorus is rock, which contain phosphorus in the form of phosphate. When rocks are weathered, minute amount of these phosphate dissolve in soil solution and are absorbed by the roots of plant. Herbivores and other animals obtain this element from plant. The waste product and the dead organism are decomposed by phosphate solubilizing bacteria, releasing phosphorus. Unlike carbon cycle, there is no respiratory release of phosphorus into atmosphere. Can you differentiate between the carbon and the phosphorus cycle? The other two major and important difference between carbon and phosphorus cycle are firstly, atmospheric input of phosphorus through rainfall are much smaller than carbon input, and secondly, gaseous exchanges of phosphorus between organism and environment are negligible. 14.7 फिगर देखिए, इसमें क्या दे रखा है? सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइकिल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. साइकिल से क्वेश्चंस आते हैं, आए भी हैं बहुत बार. ऑफ कोर्स आप लोग ने कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होंगी
और नहीं करिए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि डेट आने वाली है और प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टेस्ट सीरीज में तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो आता ही है, ज़रूर से ज़रूर आता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि रॉक मिनरल्स है, रॉक मिनरल की वेदरिंग हुई और ये क्या है, सॉइल में पहुंच गए। सॉइल में क्या हुआ, सॉइल से अपटेक हुआ, क्या हुआ, प्लांट में गया प्रोसीजर, या सॉइल बह गई, रन ऑफ, अपटेक हुआ, प्रोड्यूसर्स में गया, प्रोड्यूसर्स इज प्लांट, प्लांट में देखो क्या होता है, लीफ या तो कंज्यूम हो गया उसका, फिर डेट्राइटस में कन्वर्ट हुआ, या लिटर फॉल या पत्ती गिर जाती हैं और फिर वो डेट्राइटस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर से सॉइल में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, इकोसिस्टम सर्विसेज। Healthy ecosystems are the base for a wide range of economic, environmental, and aesthetic goods and services. The product of ecosystem processes are named as ecosystem services. For example, healthy forest ecosystem purify air and water, mitigate drought and floods, cycle nutrient, generate fertile soil, provide wildlife habitat, maintain biodiversity, pollinate crops, provide storage site for carbon, and also provide aesthetic, cultural, and spiritual values. Though value of such services of biodiversity is difficult to determine, it seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag. Robert Constanza and his colleague have very recently tried to put price tag on nature's life support services. Researchers have put an average price tag of rupees US dollar 33 ट्रिलियन डॉलर, यूएस डॉलर का प्राइस टैग लगाया था किसने, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने। ए ईयर ऑन दीज फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज विच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री। ठीक है, दिस इज नियरली टॉयज द वैल्यू द ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, which is 18 trillion US dollar. Out of the total cost of various ecosystem services, the soil formation account for about 50% and contribute to other services like recreation and nutrient cycling are less than 10% each. The cost of climate regulation and habitat for wildlife are about 6% each. तो ये जितने भी वैल्यूज दे रखे हैं, जो भी पैसे दे रखे हैं, जितने भी डॉलर वगैरह हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है, इन सब पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि अब चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी समरी बाकी है। तो हम लोग समरी में वो पॉइंट्स ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर में कवर नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि नीट में इनसे क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि समरी में हम लोगों को कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी इसमें तो सब कुछ है, ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, ये पता ही है। और एक लास्ट सेकेंड लाइन है, प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर बाय फॉरेस्ट। एंड द सबसे लास्ट लाइन जो है वो भी, द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इकोसिस्टम हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप लोग ने अगर यहाँ तक पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आपने कोई भी वीडियो हमारी स्किप की है तो प्लीज़, हमारे 3 चैप्टर अब तक हो चुके हैं और मैंने जितना भी पॉसिबल है उतना कवर किया है। तो प्लीज़ आप लोग उन वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि नीट बस आने ही वाला है, बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है। और अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की है तो टेस्ट सीरीज़ प्लीज़ ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।